हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आप आज की क्लास। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में चीन के बारे में पढ़ेंगे। चीन में कई महान पुरुष हुए, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर सुन यात सेन की। डॉक्टर सुन यात सेन ने चीन में एक पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम कुओमिंतांग दल रखा था। अगर डॉक्टर सुन यात सेन के बारे में देखा जाए तो संक्षेप में उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि चीन में कन्फ्यूशियस के पश्चात आज तक सबसे ज़्यादा सम्मान डॉक्टर सेन को मिला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी वह कब्र है जिसे आज भी राष्ट्रीय स्मारक के नाम से सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर सुन यात सेन के जो योगदान है उनके लिए आज भी चीन में डॉक्टर सुन यात सेन को सम्मान के साथ याद किया जाता है। डॉक्टर सुन यात सेन के जीवन परिचय के अगर बारे में हम लोग बात करें तो डॉक्टर सुन यात सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 ईस्वी में दक्षिणी चीन के कैंटन डेल्टा के हसियांग शान नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके चाचा ने इनका पालन पोषण किया था। इनके बड़े भाई ने इन्हें हवाई बुलाकर वहाँ होनोलुलु नामक जगह पर एक उसका ईसाई स्कूल में प्रवेश दिलाया, जहाँ से उनको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। पश्चिमी ढंग से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उनका मन जो है ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुआ। इसके बाद वो वापस आए, शादी वगैरह उनका हुआ। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किए थे, इसलिए डॉक्टर सेन ने ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर लिया। अठारह ईस्वी में उन्होंने हांगकांग के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया एवं 5 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टर सेन ने मकाओ में अपनी डॉक्टरी प्रारंभ की। डॉक्टर सुन यात सेन एक राष्ट्रवादी थे और उनका मन हमेशा राष्ट्र के उत्थान के लिए उत्साहित रहता था। इस समय जो चीन की स्थिति थी तो खरबूजे के समान थी, जिसे समकालीन शक्तिशाली राष्ट्र जो है आपस में बांटना चाहते थे। इसके लिए डॉक्टर सुन यात सेन जो है मंचू राजवंश को उत्तरदायी मानते थे, इसीलिए वो मंचू राजवंश का विरोध भी करते थे। उसने चाइना के चीन के पुनर्गठन के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा सोसाइटी फॉर द रिजर्वेशन ऑफ चाइना, जिसका उद्देश्य था मंचू प्रशासन का विरोध करना। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना बनाई और मंचू राजवंश का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये बात जो है मंचू सरकार को जैसे ही पता चलती है और सरकार इनके दमन के लिए कार्रवाई करने वाली थी, तभी ये जो है चीन छोड़कर पलायन कर जाते हैं। इसके बाद ये है यूरोपीय देशों का भ्रमण किए, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि देशों का दौरा किए।
और इनके ऊपर जो है कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। चाइना में 1899 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद ये पुनः चीनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इनके विचारों से चीनी लोग प्रभावित होते हैं और चीन के पुनर्गठन के लिए इनका सहयोग करने लगते हैं। डॉक्टर सेन की लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसका लाभ उठाते हुए चीन में अनेक क्रांतिकारी समितियों का गठन किया गया। ये जो विभिन्न क्रांतिकारी समितियां बन रही थी, इनका जो मुख्य उद्देश्य था उसमें पहला था मंचू राजवंश का पतन करना, दूसरा चीन में गणतंत्र की स्थापना करना, तीसरा विश्व शांति की स्थापना करना, चौथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना एवं पांचवा जापान के साथ सहयोग करते हुए चीन की क्रांति के लिए दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त करना। डॉक्टर सेन की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए डॉक्टर सेन ने विरोधियों का नेतृत्व किया। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के समय डॉक्टर सेन जो है अमेरिका से तुरंत लौटकर चीन आ जाते हैं और जनवरी 1912 ईस्वी में उन्हें क्रांतिकारियों द्वारा नए गणतंत्र का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसी बीच एक व्यक्ति हैं युआन शिकाई, जो चीन की एकता एवं वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना का वचन दिए, जिसके बाद सुनियात सेन जो है राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और युआन शिकाई जो है राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन युआन शिकाई जो वचन दिए रहते हैं उसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए डॉक्टर सेन ने युआन शिकाई का ज़बरदस्त विरोध किया और उन्होंने एक नए दल कुओमिंतांग दल का गठन किया। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुओमिंतांग दल के संगठन के बारे में। तो कुओमिंतांग शब्द जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द कुओ है जिसका चीनी अर्थ देश है, दूसरा शब्द मीन है जिसका अर्थ जनता है, तथा तीसरा शब्द तांग है जिसका अर्थ दल से है। इस प्रकार कुओमिंतांग का शाब्दिक अर्थ देश की जनता का दल था। तो देश की जनता का दल होने के नाते डॉक्टर सुनियात सेन ने इस संगठन के माध्यम से चीन का एकीकरण कराने का प्रयास किया। डॉक्टर सेन के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इनके इस दल को डॉक्टर सेन का दल न मानकर संपूर्ण चीन का दल माना जाता था। जब सत्ता डॉक्टर सेन के हाथ में आई तो उन्होंने भी इसे राष्ट्रीय दल के रूप में बदलने का प्रयास किया। डॉक्टर सुनियात सेन ने सोवियत रूस के दूत जोफे की सहायता से कुओमिंतांग के संगठन की विधिवत घोषणा की और 1923 ईस्वी में रूस से माइकल बोरोडिन को दल का संगठन करने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया। डॉक्टर बोरोडिन का उद्देश्य था कि कुओमिंतांग
कुओमिंतांग दल को इस प्रकार संगठित किया जाए कि उनके सदस्य चीन की जनता से अधिक जुड़ जाएं। चीन से उनकी जुड़ाव जो है अधिक हो, अर्थात चीनी जनता के प्रति सकारात्मक विचार हो। इसमें कई व्यवस्थाएं की गई, कई निरीक्षण समितियां बनाई गई तथा बैठकें आयोजित करने के प्रावधान किए गए। इसके बाद अखिल चीन कुओमिंतांग का गठन किया गया, केंद्रीय कार्यकारी समिति वगैरह बनाई गई, निरीक्षण समिति बनाई गई और डॉक्टर सुनियात सेन को इसका आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 28 जनवरी 1924 ईस्वी को दल की प्रथम बैठक में सारी व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया गया। हम लोग आइए देखते हैं कुओमिंतांग दल के सिद्धांत क्या थे। कुओमिंतांग दल के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी सुनियात सेन की पुस्तकों और उनके भाषणों से मिलती है। सान मिन चू का अर्थ है जनता के 3 सिद्धांत। तो कुओमिंतांग दल के 3 सिद्धांत थे। तीनों सिद्धांत में पहला जो है राष्ट्रवाद का सिद्धांत, दूसरा प्रजातंत्र या लोकतंत्र का सिद्धांत और तीसरा सामाजिक न्याय का सिद्धांत। राष्ट्रवाद का सिद्धांत, राष्ट्र का एकीकरण करना है, राष्ट्र को संगठित करना है, तो इसके लिए लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना हो, राष्ट्रवाद की भावना हो। इसीलिए कुओमिंतांग दल का जो प्रथम उद्देश्य था लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के भावनाओं को जगाना था। दूसरा सिद्धांत था कि चीन में लोकतंत्र लाना, प्रजातंत्र की स्थापना करना। और तीसरा जो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, अर्थात समाज के सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास, सुनियात सेन ने राष्ट्रीय एकता के लिए क्या प्रयास किए। सुनियात सेन जो हैं चीन में राष्ट्रीय एकता के पक्षपाती थे। डॉक्टर सेन विचारों से समानता रखने वाले लोग एकता के लिए कृषक एवं मजदूर वर्ग का सहयोग आवश्यक मानते थे, लेकिन कैंटन के पूंजीपति जो थे वो इनके लिए उचित नहीं रहता। अब इसी बात को लेकर जो कैंटन के पूंजीपति थे ये अपनी सेना बनाने लगे। कैंटन के पूंजीपति चाहते थे कि हम अपनी पूंजीवादी सेना से ये जो मजदूरों किसानों के हित वाली जो सरकार है, लोग हैं, उनको कुचल देंगे। लेकिन ये बात डॉक्टर सेन को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने केंद्रीय सेना को आदेश दे दिया कि वह कैंटन के पूंजीवादियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करें। और सैनिक कार्रवाई के फलस्वरूप पूंजीवादियों का दमन कर दिया जाता है। साथ ही एक समस्या और थी। पिकिंग के सूबेदार वू पेई फू जो कि पिकिंग पे अधिकार कर लिया, और पिकिंग के चारों तरफ एक भयंकर बाधा ये थी
डॉक्टर सेन इस बात के पक्षपाती थे कि पेकिंग के साथ कोई समझौता हो जाए जिससे चीन का एकीकरण हो जाए। सेन ने वो पेईफू के सामने समझौते का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन डॉक्टर sun yat-sen के चीन पहुंचने से पहले ही वार्ता समाप्त हो चुकी थी और दौड़े भागी से ये अस्वस्थ भी हो चुके थे और 12 मार्च 1925 को इनका निधन हो गया। अपनी मृत्यु के समय इन्होंने अपने अनुयायियों से अपने अधूरे कार्य को पूरे करने के लिए कहा था। अर्थात अभी भी जो डॉक्टर sun yat-sen का काम था वो पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने जो राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास किया वो काफ़ी सराहनीय रहा और काफ़ी हद तक इन्होंने चीन का एकीकरण कर दिया था। डॉक्टर sun yat-sen के इतिहास में स्थान की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर sun yat-sen एक महामानव थे। हमने पहले ही बताया कि आप देख रहे हैं 1911 ईस्वी में ये एक बार राष्ट्रपति बनते हैं और फिर उससे त्यागपत्र दे देते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर राजनीति में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना है। ये अपने देश को दीनहीन अवस्था में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपना जो है मेडिकल प्रैक्टिस बंद करके देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और देश को संगठित करने का प्रयास किया। इन्हें हमेशा देश के लोगों की चिंता रही, इसीलिए यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि डॉक्टर सेन जो है एक महामानव थे, साथ ही एक सच्चे देशभक्त भी थे और इतने बड़े संगठन का इन्होंने नेतृत्व किया, इसलिए इन्हें एक संगठनकर्ता भी कहा जा सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके अनुयायी हैं, तो कहीं न कहीं ये एक अच्छे उपदेशक भी हैं जिनकी बात लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि ये लोगों की बातों को उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर sun yat-sen एक सिद्धांतवादी भी व्यक्ति थे। कुल मिलाकर अगर संक्षेप में डॉक्टर sun yat-sen के बारे में कहना रहे तो ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर sun yat-sen चीन के निर्माता थे जिन्हें आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।